तो factors affecting the resistance was the last class which we did. So now we said that what is resistance? The obstruction, रुकावट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए मिलता है, this is called as the resistance, right? What is resistance? All of you tell me. Resistance is the, It is the hindrance caused by the movement of the electrons. yeah, it is caused by the hindrance of the electrons. Okay, just a moment. Now, if you want to find out what are the factors which affects the resistance of a conductor. So I'll say that the important factors which affects the resistance of a conductor are, पहला, length of the conductor. Just a moment. The first factor which affects the first factor which affects it is the length of the conductor. The resistance of the conductor is directly proportional to the length. लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटाओ तो रेजिस्टेंस भी घटेगा. लेंथ को डबल करो, चौड़ाई उतनी रखनी है, मोटापा उतना ही रखना है, थिकनेस उतना ही रखना है, तो आर भी डबल हो जाएगा. लेंथ को ट्रिपल करो तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा. लेकिन इस दौरान हमको एरिया ऑफ द वायर कांस्टेंट रखना है. मैंने इतनी लंबी वायर काटी तो उसका जितना रेजिस्टेंस हो गया इसका डबल लेंथ कर लो. हाँ, चौड़ाई उतना ही रखनी है, टेम्परेचर भी उतना ही रखना है, तो रेजिस्टेंस आपकी डबल हो जाएगी. ठीक है. दूसरा फैक्टर है कि आपके पास एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब वायर कितना मोटा है. 1 मीटर का वायर पतला और 1 मीटर का ही वायर मोटा. तो जितना मोटा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम, पतला वायर तो रेजिस्टेंस ज्यादा है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या बताता है? एरिया वायर कितना मोटा है, एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा. ठीक है. हाँ, एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा. तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल. कॉपर हुआ, स्टील हुआ, सिल्वर हुआ, अलग अलग मटेरियल के सेम लेंथ के वायर को आप ले लो तो आप क्या देख रहे हो कि कॉपर का वायर और स्टील के वायर पे कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्टील. तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कॉपर के वायर का कम होगा और स्टील के वायर का जो आर ऑफ कॉपर नहीं, आर ऑफ कॉपर क्यों, आर ऑफ कॉपर कम रहेगा, आर ऑफ कॉपर कम और स्टील का ज्यादा. ठीक है. मटेरियल को अलग अलग कर दो तो रेसिस्टेंस भी अलग हो जाएगा. ठीक है. तो अब उसके बाद कैसे ये टोटल इफेक्ट करता, उसके पहले हमको ये भी बताना है कि टेम्परेचर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है. टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा. मेल्ट मत करना उसको, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. हाँ, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे हमने उसको हीट किया तो नॉर्मली जितने स्पीड से जो मॉलिक्यूल्स में रखे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूम रहे थे, वो वाइब्रेट कर रहे थे, उनका वाइब्रेशन का स्पीड बढ़ जाएगा तो टक्कर की संभावना भी बढ़ जाएगी. और जितना ज्यादा टक्कर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा टक्कर
उतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 0 डिग्री टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और हॉट, तो टेम्परेचर को बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर को कम करो और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। ये किसके केस में होता है? ये कंडक्टर्स के केसेस में होता है, जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उसका। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा कि अगर वायर को ठंडा 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 कर दो, करते 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 करीब करीब 0 केल्विन के आसपास, 0 केल्विन कभी भी नहीं हो सकता, इट इज नियर 0 केल्विन, तो -273 डिग्री होता है, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट एकदम स्टॉप हो जाएंगे, तो जिसके वजह से उस ऑब्जेक्ट की रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी, और इस केस को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाता है, और वो रेजिस्टेंस का 0 कंडीशन, 0 रेजिस्टिविटी की कंडीशन को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। आजकल सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और ओलंपियाड के लिए मैंने आपको बताया था, जहां पर भी ये गोल्डन वाला दिखा, मैंने ये गोल्डन टाइप का पेन को कुछ यूज किया, तो समझ जाना कि ये नीट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगा। सो व्हाट इज दिस RT इक्वल टू? RT is equal to R0 1 plus alpha into del T, where alpha is the coefficient of resistivity that changes with the temperature. Now to summarize the resistance, किन किन बातों पर डिपेंड करता है? Length is directly resistance is directly proportional to length. It is inversely proportional to the area of cross section. When I actually combine these two, R is inversely proportional to area. When I combine 1 and 2, I get R is directly proportional to L by A. R is equal to rho L by A. What is this rho? Rho is called as the specific resistance of the material. If the material is different, the different materials will be having specific resistance, which is ulta, alag alag hoga. What is the unit of rho? It is unit of rho के लिए मैंने क्या बोला? R is equal to rho L by A. तो rho की वैल्यू कितनी आ गई थी? R A by L. R यानी रेजिस्टेंस, उसका यूनिट होता है ओम। एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर और मीटर स्क्वायर का m कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। इट इज ओम मीटर, ठीक है। इतना मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। नाउ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। It depends upon किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? शेप और साइज, ठीक है। तो किसका बात पे डिपेंड करता है? मैंने 2 वायर ले लिया, दोनों सिल्वर का ले लिया, एक का लेंथ L, दूसरे का लेंथ 3L, तो पहले का रेजिस्टेंस अगर मैंने R माना तो दूसरे का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लंबाई 3 गुना बढ़ गई, मोटापा उतना ही है, मटेरियल वही है, तो रेजिस्टेंस 3R हो जाएगा। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टर, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज। शेप पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है। पहले मैंने बोला लेंथ पे डिपेंड कर रहा। अच्छा चलो, मैंने एक वायर और ले लिया, दोनों ही स्टील का है, एक का लेंथ मैंने L लिया और एरिया A, दूसरे का भी लेंथ उतना ही लिया लेकिन एरिया को डबल कर दिया। तो अपन को पता है एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना? एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो पहले का रेजिस्टेंस अगर आप R लेते हो तो यहाँ एरिया तो कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, है ना? क्योंकि रो सेम रखा है इस केस पे, तो हमने देखा कि मोटा वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। नाउ the next one is the resistivity is a property of the material. material same तो resistivity same, अगर टेम्परेचर सेम हुआ तो, है ना? टेम्परेचर एक सेम, कॉपर का ही वायर लिया, एक वायर लिया मोटा, एक वायर लिया पतला, दोनों का क्या सेम रहेगा? रो।
यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसको, तो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। ओके, ओम्स लॉ कब वैलिड है और कब नहीं है? ओम्स लॉ आप तभी लगा सकते हो, दैट इज V इज इक्वल टू I into R, कब लगा सकते हो? If the temperature of the conductor remains the same. टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे या घटाओगे तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, वायर को खींचना तानना भी नहीं, फिजिकल कंडीशन सेम रहेगा, तभी आपका ओम्स लॉ रहेगा, नहीं तो ओम्स लॉ सेम नहीं रहेगा। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, व्हिच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या रेजिस्टेंस तो भाई हमने बोला कि टेम्परेचर के ऊपर में भी डिपेंड करता, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता। अब रेजिस्टिविटी क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? हाँ, रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए फिक्स, लेकिन उसी मटेरियल के लिए जैसे कॉपर का है, टेम्परेचर को बढ़ाओ तो रेजिस्टिविटी भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इट इज मटेरियल स्पेसिफिक बट डिपेंड्स ऑन द, या सो हम रिपीट करते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, resistivities of the alloy, rho of the alloy is higher than resistivity of the constituent metals generally, कभी कभी कम भी होता है जनरली। इसलिए हमारे घर में जो हीटर होता है ना, हीटर है देखिए हो ना, हीटर की कॉइल कैसे होती है, यूज नहीं कर रहे होंगे बल्कि तो ऐसा गोल होता है ना, मम्मी का कॉइल ऐसे होता है ना, वो हीटर का कॉइल ऐसे कुछ होता है, इसमें मम्मी हीटर में चलाते हैं, आजकल कम लोग हो गया है ना। तो उस कॉइल के अंदर हम जो कांस्टेंट 10 या फिर कोई हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल को यूज करते हैं, ताकि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो तो वो एकदम लाल ग्लो करने लगेगा। Superconductors, what are superconductors? Superconductors are those conductors, जब हम इसको, एक मिनट, जब हम सुपर कंडक्टर्स को जीरो रेजिस्टेंस शो करता है एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर। कितना लो टेम्परेचर? कितना लो टेम्परेचर? द टेम्परेचर शुड ऑलमोस्ट गो टुवर्ड जीरो के, 0 केल्विन के आसपास रहेगा, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता और करंट को इसके अंदर से पास होगा तो बिना रेजिस्टेंस के, बिना लॉस ऑफ एनर्जी के उसके अंदर से होकर के जाएगा। अब आते हैं, आपको बोला जाएगा ओमिक मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे करे वो ओमिक सब्सटेंस। सारी सब्सटेंस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, it is only the conductors which obey the Ohm's law. So such materials are called as the ohmic material, right? Such materials are called as the ohmic material. Example, silver, copper, aluminum, etc. Now there are some material which are non-ohmic in nature, and non-ohmic material is a material which does not obey the Ohm's law, and they are called as the non-ohmic materials. Electrolytes, है ना, आप जानते हो ना बेटा, यहां पर हमने पानी ले लिया और पानी के अंदर से हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, यानी NaCl डाल दिया। अब एक को मैंने पॉजिटिव बनाया और दूसरे को मैंने नेगेटिव बनाया, यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम के भी आयन बनेंगे और क्लोरीन के भी आयन्स बनेंगे। तो सोडियम प्लस होने की वजह से, सोडियम प्लस होने की वजह से किसके पास जाएगा? बोलो किसके पास जाएगा? सोडियम का आयन कहां जाएगा? ये नेगेटिव के पास जाएगा ना बेटा। और ये क्लोरीन खुद नेगेटिव है इसलिए ये पॉजिटिव के पास जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी इस पानी के अंदर से होते हुए जाएगी। वैसे तो अगर प्योर वाटर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कंडक्ट करता, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने लग रही है, लेकिन ये नॉन ओमिक मटेरियल है और ये ओम्स लॉ को नहीं ओबे करेगा। करंट जाने का मतलब ओम्स लॉ ओबे करना बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, आपका अगला जो टॉपिक है
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। इसमें क्या बोला, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। शॉक लगता है ना हमको, शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा, जाओ छू, हाँ होता है ना। हाँ, तो हमारे पास शॉक क्यों लगा? हाँ, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी में ऐसा कुछ चीजें हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। खाली पैर जा करके किसी इलेक्ट्रिसिटी के वाले को छू दोगे, आप स्विच को छू दोगे, तो उस समय क्या होगा, आपके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए धरती माँ के पास चली जाएगी, है ना। तो धरती माँ के पास चली जाएगी, रास्ता मिला तब तो गया, है ना। तो आप रास्ता बन गए। तो क्या बहुत ज्यादा करंट आपके अंदर से होके जाएगा? नहीं। आपका जो ह्यूमन बॉडी है, अगर वो ड्राई है, आप छतरी लेके खड़े हो बारिश में, बारिश होना भी नहीं चाहिए, सूख के खड़े रहो आप, तो उस समय में ड्राई ह्यूमन बॉडी, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है 50,000 ओम्स के आसपास होती है। और अगर आप मान लो कभी भीग गए, और तब ज्यादा शॉक लगता है ना, आपको बोलते हैं कि भीगे बदन में जाके कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच बिल्कुल ऑन नहीं करना, पहले पूरे एकदम ड्राई हो जाओ, उसके बाद में आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम करो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 50K का मतलब 1000 होता है, और ड्राई का 50K है, तो वेट का 10,000 ओम्स है, 10K इसका मतलब 10,000 ओम। कम रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा करंट आपके अंदर से फ्लो होगा और शॉक ज्यादा लगेगा। क्यों? आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस ज्यादा यानी करंट कम, रेजिस्टेंस कम इसका मतलब करंट ज्यादा, और करंट ज्यादा इसका मतलब है कि आपको ज्यादा फेटल होगा। ठीक है, और बहुत ही थोड़ा सा करंट जाएगा। अब इस थोड़ा सा करंट आपको इतना ज्यादा कैसे इफेक्ट कर देता है? शॉक लगता था, मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे सुन हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, होता है ना। शॉक लगता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। क्यों कम हो जाता है बेटा? क्यों दिमाग काम करना बंद कर जाता है? क्योंकि हमारी ब्रेन के अंदर सारी वेव्स जाती है, और ये जो ब्रेन का वेव्स भी इलेक्ट्रिकल नेचर का ही होता है ना। तो इलेक्ट्रिकल नेचर का होने की वजह से क्या होगा कि ये जो सिग्नल्स जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर से होके पास करी, और हमारी जो ओरिजिनल ब्रेन वेव्स हैं, दोनों आपस में इंटरफियर कर गए, और इंटरफेयर किए, तो इसका मतलब है कि ब्रेन वेव हमारी ठीक से काम नहीं करेगी, और इसीलिए थोड़ी देर के लिए हमको एकदम ऐसा लगता है कि कुछ तो भी हो गया, और हम एकदम शांत होके बैठ जाते हैं, है ना। थोड़ा समय लगता है हमको अपने आप को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना, ग्लव्स पहनना, ड्राई रहना, और तभी जा करके आप किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करना, गीले बदन में कभी भी नहीं करना। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am.